दूसरे दिन वाइस चांसलर, तमाम प्रोफेसरों और यूनिवर्सिटी के जिम्मेदार अराकीन की मीटिंग हुई। नसीरुद्दीन शरीफ के सिलसिले में कहा गया कि जमीर अहमद ने उसे यकीनन बेवकूफ बनाया होगा क्योंकि वो दूसरी पार्टी से ताल्लुक रखता था। उसे अपनी सियासी पार्टी की तरफ से सिग्नल मिला होगा कि 3 माह में इंतखाबात होने वाले हैं, लिहाजा स्टूडेंट्स के हलकों में अपने मुखालिफिन को कुचल कर अपनी बरतरी साबित करने का सिलसिला इलेक्शन तक जारी रखा जाए। दूसरी तरफ जमाल सौले की पार्टी भी तैयार थी। चूंकि इब्तिदा थी इसलिए हॉकियां और डंडे निकाले गए थे। उन्होंने खतरनाक किस्म के हथियार भी कहीं छुपा रखे होंगे। वैसे नसीरुद्दीन की शराफत और जहानत के बायस एक बहुत बड़े फसाद की इब्तिदा होते होते रह गई। उन्होंने नसीरुद्दीन शरीफ और दूसरे तलबा और तालिबात को बड़े हॉल में बुलाकर उन सब के सामने एतराफ किया कि शरीफ के साथ ज्यादती हुई है। उसके बावजूद उसने यूनिवर्सिटी की इज्जत बाकी रखी है और तालीमी माहौल को दंगे फसाद से पाक रखा है। आने वाले दिनों में सियासी हंगामे मुतवक्के हैं, इसलिए तमाम तलबा और तालिबात को नसीहत की गई कि वो तालीम की तरफ ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें। जिन हाथों को कलम पकड़ना चाहिए उन्हें हथियार पकड़ने से गुरेज करना चाहिए। लेकिन नसीहतें बहुत कम लोगों पर असर करती हैं। जिन तलबा को सियासी पार्टियों से बड़ी बड़ी रकमें और असलहा मिलता था वो इन रकमों से अय्याशी करने और असलहे के जरिए अपनी ताकत का मुजाहिरा करने के आदी हो गए थे और हथियारों के जरिए ताकत का मुजाहिरा करते हुए जो जुनूनी मुसर्रतें हासिल होती हैं उनके सामने नसीहतें धुल कर रह जाती हैं। एक हफ्ते के बाद एक सेहतमंद नौजवान वाइस चांसलर के कमरे में आया। उसने एक लिफाफा दिया। लिफाफे के अंदर एक सियासी पार्टी के लीडर का खत था। उसमें लिखा हुआ था, जनाब वाइस चांसलर, हामिल रुक्का का नाम राजा नवाज है, बहुत ज़हीन तालिब इल्म है। आप चाहेंगे तो इसे यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल जाएगा और आप जरूर चाहेंगे। इस्लामाबाद में हमारी पार्टी के बड़े लीडर आपके फोन के मुंतजिर हैं। उनका फोन नंबर अगर आप भूल गए हैं तो वो नीचे लिखा हुआ है, प्लीज फौरन राब्ता करें। वाइस चांसलर ने वो खत पढ़कर राजा नवाज को घूर कर देखा, फिर कहा, मैं खूब समझा हूँ कि तुम कितने ज़हीन हो। तुम्हारी जहानत सियासी लीडरों के काम आएगी, लेकिन जिन वालिदैन ने खून पसीने की कमाई से तुम्हें तालीम दिलवाई है, क्या वो जानते हैं कि तुम कलम छोड़कर हथियार पकड़ने वाले हो? वो बोला, सर मैं अपने वालिदैन की कसम खाकर कहता हूँ, जब तक मुझे अपनी जान खतरे में नजर नहीं आएगी मैं किसी हथियार को हाथ नहीं लगाऊंगा। वाइस चांसलर बोला, किसी भी स्टूडेंट्स यूनियन से ताल्लुक रखोगे तो दंगे फसाद होंगे, फिर तुम्हें हथियार उठाना ही पड़ेगा। राजा नवाज बोला, मेरे हाथ में ये किताब है, इससे मैं इल्म हासिल करता हूँ। इसकी कसम खाकर आपसे वादा करता हूँ किसी भी स्टूडेंट यूनियन से कोई ताल्लुक नहीं रखूंगा। वाइस चांसलर बोला, ताज्जुब है, फिर ऐसी सियासी पार्टी की तरफ से तुम्हारे लिए सिफारिश क्यों आई है? वो बोला, उन्होंने जिस खुशफहमी में मुब्तला होकर मुझे यहाँ तक पहुँचाया है उनकी वो खुशफहमी बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। आप मेरी कसम और वादे पर यकीन करें और इस्लामाबाद वालों से राब्ता करें। वाइस चांसलर ने इस्लामाबाद के सबसे बड़े पार्टी लीडर से राब्ता किया। उधर से कहा गया, हेलो, वो जवान राजा नवाज आपके सामने खड़ा होगा। मैं तहरीरी तौर पर किसी की सिफारिश नहीं करता, ऐसी तहरीरें बाद में अखबार वालों के हाथ लग जाती हैं। क्या फोन पर कहना काफी है कि इसे यूनिवर्सिटी में दाखिल कर लें? चांसलर ने कहा, जनाब आपका इतना कह देना ही हमारे लिए हुक्म का दर्जा रखता है। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी बदनाम न हो, आपस में लड़ने वाले तलबा यहाँ की लाइब्रेरी और लेबोरेटरी वगैरह को नुकसान न पहुँचाएं। अगर आप तमाम सियासी लीडरान अपने अपने ज़ेरे असर तलबा को समझाएंगे तो वो यूनिवर्सिटी के अहाते के अंदर कोई गड़बड़ नहीं करेंगे। पार्टी लीडर बोला, ठीक है, उन्हें समझा दिया जाएगा। दूसरी तरफ से राब्ता खत्म कर दिया गया। वाइस चांसलर ने रिसीवर रख कर कहा, अपने कागजात दिखाओ। राजा नवाज ने उसके सामने एक फाइल पेश कर दी। उस वक्त नाजा वहीं से गुजर रही थी। उसने राजा नवाज को देखा, फिर परेशान होकर अपने भाई की क्लास की तरफ जाने लगी। राजा को उसने पहली बार एक शॉपिंग सेंटर में देखा था। अगरचे वो किसी की तरफ देखना गवारा नहीं करती थी, कोई अजनबी उसे मुखातिब करे तो उसे झिड़क देती। वडेरा शाही के माहौल में परवरिश पाई थी, इसलिए दूसरों को खुद से कमतर समझती थी। वो लिफ्ट में आकर 4थी मंजिल तक जाना चाहती थी। उस लिफ्ट का दरवाजा बंद होने से पहले राजा नवाज अंदर आ गया। दरवाजा बंद हो गया, लिफ्ट ऊपर जाने लगी। वो उसे घूर कर देखते हुए बोली, क्या मेरे बॉडीगार्ड ने तुम्हें रोका नहीं? वो बोला, तुम्हारे गार्ड के रोकने से मैं रुक नहीं सकता, ये लिफ्ट सबके लिए है। वो बोली, लेकिन जब मैं लिफ्ट में जाती हूँ तो कोई अजनबी मेरे साथ नहीं होता, मेरा गार्ड उसे बाहर रोक देता है। लिफ्ट दूसरी मंजिल से ऊपर जाते जाते रुक गई। वो बोला, ताज्जुब है, ये लिफ्ट भी तुम्हारे मिजाज को समझती है, इसलिए रुक गई ताकि तुम मुझे यहाँ से भगा सको। नाजा ने दरवाजा खोलने का बटन दबाया लेकिन वो नहीं खुला।
लिफ्ट के सिस्टम में कोई खराबी पैदा हो गई थी। राजा नवाज ने कहा, अफसोस हालात तुम्हें मजबूर कर रहे हैं कि मुझे अपने करीब बर्दाश्त करो। बाय द वे, तुम कहाँ की मलिका आलिया हो कि तुम्हारे गार्ड्स किसी अजनबी को लिफ्ट में तुम्हारे करीब नहीं आने देते। वो गुरूर से सीना तान कर बोली, मैं थर के सबसे बड़े वडेरे साईं कमाल सौले की बेटी हूँ। डिफेंस में हमारी आलीशान कोठी है, कारें हैं और तुम्हारे जैसे दर्जनों मुलाजिम हैं। उसने बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींचा, फिर उसे दोनों बाजुओं के हिसार में जकड़ कर बोला, तुमने चैलेंज किया है तो मुझे साबित करना होगा कि मैं तुम्हारा मुलाजिम नहीं हूँ। उसे यूं लगा जैसे फौलादी शिकंजे में कस दी गई हो। वो गुस्से से खुद को छुड़ाने के लिए हिल भी नहीं सकती थी। झुंझुलाकर बोली, छोड़ो छोड़ो मुझे। वो बोला, मुलाजिम होता तो हुक्म मान कर छोड़ देता। आज के बाद तुम्हें ये सबक याद रखना चाहिए कि तुम सबसे बरतर नहीं हो। तुम्हारी जिंदगी में आने वाला मर्द तुमसे बरतर रहा करेगा। वो बड़ी मुश्किलों से सांस लेते हुए बोली, छोड़ो मुझे, मेरी सांस रुक रही है। उसने गिरफ्त ढीली कर दी मगर उसे छोड़ा नहीं। वो गहरी गहरी सांस लेकर बोली, आज तक किसी मर्द ने मुझे हाथ नहीं लगाया, आज तुमने अपनी मौत को दावत दी है। क्या तुम समझते हो इस शॉपिंग सेंटर से जिंदा जा सकोगे? उसने रेशमी जुल्फों को मुट्ठी में जकड़कर उसके सर को उठाया, फिर उसके चेहरे पर झुक गया। वो तड़पने और मचलने लगी, खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश करने लगी। लिफ्ट के बाहर शॉपिंग सेंटर के मुंतजिम परेशान थे, अंदर वो बेहाल हो रही थी। बाहर मैकेनिक वगैरह लिफ्ट की खराबी दूर करने की कोशिश कर रहे थे। अंदर वो बिगड़ी हुई घोड़ी को सिधा रहा था। फिर उसने उसे अलग करके धक्का दिया। वो पीछे लिफ्ट की दीवार से टकरा गई। उसे वहशत से देखते हुए हाँपने लगी। वो तंबीह के अंदाज में उंगली दिखाते हुए बोला, झुककर बोलना सीख लो। तीसरी बार चैलेंज करोगी तो बदन पर ये लिबास नहीं रहेगा। वो सहम कर अपने हाँपते हुए सीने पर बाजुओं की कैंची बनाकर एक तरफ खिसकते हुए एक गोशे में दुबक गई। घबरा कर बोली, नहीं मुझे मेरे लिबास को हाथ मत लगाना। वो बोला, और तुम मुझे मजबूर न करना, लिफ्ट अभी चल पड़ेगी। बाहर निकलते वक्त मेरे खिलाफ चीख चीख कर बोलना चाहोगी तो मैं। उसने बात अधूरी छोड़कर जेब से एक पिस्तौल निकाला, फिर कहा, बाहर निकलते वक्त ये मेरी जेब में होगा और तुम निशाने पर। अपने गार्ड या किसी भी शनासा से कहोगी कि लिफ्ट में बंद रहने के बायस घुटन महसूस कर रहे हो, इसलिए ठंडा मशरूब पीने के लिए मेरे साथ ग्राउंड फ्लोर के रेस्टोरेंट में जा रहे हो। वहाँ कोई तुम्हारे साथ ना आए। मेरी इन बातों को अच्छी तरह जहन नशीन कर लो। कोई चालाकी दिखाने की कोशिश करोगी तो भरी जवानी में मेरा भला किए बगैर दुनिया से चली जाओगी। उसने पिस्तौल को जेब में रखा, फिर कहा, मैं किसी का चैलेंज बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने मजबूर होकर जिंदगी में पहली बार एक जवान लड़की को हाथ लगाया है। गुस्से और नफरत के दौरान मैंने तुम्हें इतना करीब कर लिया कि अब जिंदगी की आखिरी सांस तक तुम्हारी ही कुर्बत चाहूंगा। तुम जब भी दुल्हन बनोगी मेरी ही बनोगी। वो गुस्से से उसकी औकात की बात करना चाहती थी, फिर ख्याल आया कि ये बात भी उसके लिए चैलेंज होगी। फिर न जाने वो क्या कर बैठे। वो सहम कर एक गोशे में खड़ी हुई थी। उसी वक्त लिफ्ट में हरकत पैदा हुई। राजा नवाज ने ग्राउंड फ्लोर पर जाने के लिए बटन दबाया। फिर उसने कहा, यहाँ मेरे पास आकर दोस्ताना अंदाज में मुस्कुराते रहने की कोशिश करती रहो। तुम्हारे चेहरे से परेशानी जाहिर होगी तो मैं बुरी तरह पेश आऊंगा। लिफ्ट का दरवाजा खुल गया। वो ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच गए। शॉपिंग सेंटर की इंतजामिया से ताल्लुक रखने वाले चंद खुश लिबास हजरात खड़े हुए थे। नाजा का एक बॉडीगार्ड भी खड़ा हुआ था। इंतजामिया वाले उन दोनों से माजरत चाहते हुए लिफ्ट की खराबी के बारे में बताना चाहते थे। राजा नवाज ने कहा, जो हो गया सो हो गया, प्लीज हमें तन्हा छोड़ दें। वो तेजी से चलते हुए रेस्टोरेंट की जानिब जाने लगे। नाजा ने अपने मुसल्ला बॉडीगार्ड से कहा, मैं उस रेस्टोरेंट में जा रही हूँ, तुम बाहर इंतजार करो। वो दोनों रेस्टोरेंट के अंदर एक छोटी सी मेज के अतराफ बैठ गए। राजा नवाज ने 2 ठंडी बोतलों का ऑर्डर दिया। वेटर चला गया। वो बोली, मैं नहीं पीऊंगी। राजा नवाज बोला, मेरे साथ बैठकर पीने से तुम्हारी औकात वही रहेगी जो लिफ्ट के अंदर मेरी आगोश में थी। मर्द की हुक्मरानी में आ जाने वाली को नखरे नहीं करने चाहिए। वो बेबसी से अपने होंठों को काटने लगी। उसने कहा, तुम्हारे लबों की सुर्खी मेरे धोबी घाट में धुल गई है। पर्स में आईना होगा, हुलिया दुरुस्त कर लो। उसने पर्स से आईना निकाल कर अपना चेहरा नहीं देखा। उसके सामने तौहीन भी महसूस कर रही थी और शर्म भी। दुपट्टे से अपने चेहरे को और लबों को साफ करने लगी। वेटर ने 2 बोतलें लाकर उनके सामने रख दी। वो अपनी बोतल उठाकर बोला, चलो पियो। वो बोतल को हाथ नहीं लगा रही थी। उसने कहा, जितनी जल्दी पियोगी उतनी ही जल्दी मुझसे निजात मिल जाएगी। वो फौरन ही बोतल को हाथ में लेकर पीने लगी और सोचने लगी, अपनी तौहीन का इंतकाम कैसे ले। बाप और भाई को मालूम होगा तो वो उस पर शिकारी कुत्ते छोड़ देंगे, लेकिन वो किस मुंह से बताएगी कि अचानक नौजवान ने उसके साथ कैसी कैसी हरकतें की हैं। राजा नवाज ने कहा, मैंने 1 माह पहले तुम्हें देखा था, तभी दिल से कहा था कि तुम मेरे लिए पैदा हुई हो। मैं तुम्हें दूर ही दूर से देखता रहा और तुम्हारे बारे में मालूमात हासिल करता रहा। फिर तुम्हारी कोठी का नंबर, कार का नंबर और फोन नंबर और बहुत कुछ मालूम कर चुका हूँ। तुम्हारे 30 मार
खान भाई को भी देख चुका हूँ। वो बोल रहा था और वो मशरूब पीते हुए खामोशी से सुन रही थी। उसने कहा, मैं सोच भी नहीं सकता था कि आज मेरे दिल से लग जाओगी। मैं जिंदगी में पहली बार तुम्हारे लिए दीवानगी महसूस कर रहा हूँ, मगर मैं तुम्हारे वडेरे बाप की रियाया की तरह हाथ फैला कर तुम्हें नहीं मांगूंगा। वो तुम्हें खुशी से नहीं देंगे तो छीन कर ले जाऊंगा। ये कहते ही वो उठकर खड़ा हो गया। वो ऐसे सहम गई जैसे वो फिर उसे दरियाफ्त करने आ रहा हो, लेकिन वो तेजी से चलता हुआ वॉशरूम की तरफ जाकर नजरों से ओझल हो गया। उसी वक्त वो वहां से भागकर अपने गार्ड के पास रेस्टोरेंट के बाहर जा सकती थी, लेकिन अब भागना क्या जरूरी था? वो उसका क्या बिगाड़ सकती थी? किसी को लिफ्ट की कोई बात बताती तो अपनी इंसल्ट होती। चोर तो तिजोरी के ऊपर ही ऊपर चुरा कर जा चुका था। उसने वेटर को बुलाकर मशरूब का बिल अदा किया, फिर सर झुकाकर आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई रेस्टोरेंट से बाहर चली गई। उस दिन से उसके कुछ अजीब से एहसासात हो गए। वो अपनी खानदानी बर्तरी और गुरूर से बाज नहीं आ सकती थी। आम हालात में उसके मुताल्लिक गुस्से और नफरत से सोचती थी, लेकिन रातों को कभी कभी नींद उड़ जाया करती थी। उसके ना चाहने के बावजूद लिफ्ट का मंजर निगाहों के सामने झलकने लगता। कभी होंठ सुलगने लगते, कभी बदन ऐसे गर्म हो जाता जैसे बुखार चढ़ रहा हो। वो समझना नहीं चाहती थी कि इन कैफियत के पीछे वो अजनबी उसका मतलूब बन गया है। बॉडीगार्ड ने उसके भाई जमाल सौले को बता दिया था कि बेबी एक अजनबी के साथ लिफ्ट में आधे घंटे तक फंसी रही थी। उसके भाई ने पूछा, नाज कौन था वो अजनबी? वो हिचकिचाते हुए बोली, पता नहीं कौन था। वो मुझसे मेरा नाम पूछ रहा था। मैंने उसे बुरी तरह झिड़क दिया। वो फ्री होना चाहता था। मैंने धमकी दी कि मेरे मुसल्ला गार्ड्स ग्राउंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर पर हैं। उसने कोई बदतमीजी की तो उसे गोली मार देंगे। जमाल बोला, लेकिन गार्ड कह रहा था कि तुम उसके साथ रेस्टोरेंट में गई थी। क्यों गई थी? वो थोड़ी देर सर झुकाए चुप रही। भाई ने डांट कर पूछा, बोलती क्यों नहीं? वो बोली, मैं क्या बोलूं? उसके पास पिस्तौल था। उसने कोट की जेब में रख कर धमकी दी थी कि उसके साथ रेस्टोरेंट नहीं जाऊंगी तो वो मुझे गोली मार देगा। वो गुस्से से राजा नवाज को गालियां देने लगा। नाज़ा से बोला, तुम मेरे साथ यूनिवर्सिटी जाती आती हो। वो कहीं नजर आए तो मुझे बता देना, मैं उसी लम्हे उसे गोली मार दूंगा। वो गुस्से से पांव पटकता हुआ अपने बेडरूम में आ गया। वो इज्जत और शर्म से ये नहीं पूछ सकता था कि वो लिफ्ट के अंदर पिस्तौल दिखाकर आधे घंटे तक उससे क्या सलूक करता रहा। पूछना जरूरी नहीं था। बात बहुत दूर तक समझ में आ रही थी। वो गुस्से और जोश में पेचोताप खा रहा था। नाज़ा भी नादान नहीं थी। वो अपने तौर पर हकीकत छुपाने के बावजूद एक पिस्तौल के जिक्र के सबब ये समझ रही थी कि भाई ने बहुत कुछ समझ लिया है। अब वो किराए के कातिलों को उसके पीछे लगा देगा। लेकिन भाई उस अजनबी को सूरत शक्ल से नहीं पहचानता। नाज़ा ही उसकी निशानदही कर सकती थी। और अब वो 2 हफ्ते के बाद उसे वाइस चांसलर के कमरे में नजर आया था। वो उसे देखते ही घबरा गई थी। वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी दीवानगी में मरने के लिए वो यूनिवर्सिटी तक चला आएगा। नाज़ा पहले तो बेख्तियार दौड़ती हुई और तेज तेज चलती हुई भाई की क्लास की तरफ जा रही थी। फिर वो अचानक रुक गई। अगर उससे रुकने की वजह पूछी जाती तो वो अपने लाशऊर की बात न समझ पाती और ना कह पाती कि एक दीवाना उसके लिए जान हथेली पर रख कर आया है और वो नहीं चाहती थी कि वहाँ खून खराबा हो। बज़ाहिर उसने ये सोचा कि वो अजनबी भी उसके भाई की तरह हथियार छुपा कर रखता है। ऐसा न हो कि वो भाई के पास जाकर अजनबी की निशानदही करे, भाई उसे गोली मारना चाहे, इससे पहले वो भाई का काम तमाम कर दे। वो तजब्जुब में पड़ गई। बरामदे में खड़ी सोचने लगी। चंद तलबा और तालिबात उसके करीब से गुजर रहे थे। वो उससे बोलते नहीं थे। जब से उसने और उसके भाई ने एक नेक और ज़हीन तालिब इल्म नसीरुद्दीन शरीफ को उसके पैर छूने पर मजबूर किया, बहुत सी तालिबात उससे नफरत करने और उससे दूर रहने लगी थी। एक तालिबा उसकी राजदार सहेली थी। उसने करीब आकर पूछा, नाज़ा तुम यहाँ हो और मैं तुम्हें ढूंढने फिजिक्स की क्लास की तरफ गई थी। नाज़ा ने कहा, राबिया मेरा एक काम करेगी? वो बोली, तुम तो ऐसे पूछ रही हो जैसे कोई खतरनाक काम है। नाज़ा बोली, हाँ इसे खतरनाक ही समझो। मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड के बारे में तुम्हारी राजदार हूँ। आज से तुम भी मेरी राजदार रहोगी। राबिया बोली, हाय नाज़ा तुझे भी किसी से इश्क हो गया है? वो बोली, फजूल बात न कर, एक सरफिरा यहाँ आया है। वो मुझसे लिफ्ट लेना चाहेगा तो भाई जान उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। राबिया बोली, जब तुम्हें उससे कोई लगाव नहीं है तो उस नादान आशिक को सजा पाने दो। नाज़ा बोली, तुम बात नहीं समझ रही हो। वो सरफिरा भी अपने पास हथियार रखता है, मेरे भाई को भी नुकसान पहुंचा सकता है। राबिया ने पूछा, तुम उस सरफिरे को उसके इरादों से कैसे बाज रखोगी? नाज़ा बोली, मैं उससे तन्हाई में मिलकर उसे समझाना चाहती हूँ। उससे बात करने के लिए लाइब्रेरी मुनासिब रहेगी। तुम उससे कहो मैं लाइब्रेरी में उसका इंतजार कर रही हूँ। राबिया ने पूछा, वो कौन है और कहाँ है? नाज़ा बोली, वाइस चांसलर के कमरे में बहुत देर से है, अब निकलने वाला होगा। मेरे साथ चलकर उसे देख लो, मैं आगे लाइब्रेरी चली जाऊंगी। वो दोनों एक कॉरिडोर में आई, फिर अपनी
रफ्तार सुस्त करती हुई वाइस चांसलर के कमरे के सामने से गुजरने लगी। उसी वक्त वो अचानक कमरे से बाहर आया। उससे सामना होते ही वो अपनी सहेली राबिया के पीछे आकर सरगोशी में बोली, यही है। राजा नवाज ने कहा, क्या बात है, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, मैं अभी तुम्हें ही ढूंढने जा रहा था। राबिया ने कहा, देखो मिस्टर, ज्यादा फ्री ना होना, दूसरों की इज्जत का ख्याल करो, यहाँ तुम दोनों सभी की नजरों में आते रहोगे। मेरी सहेली लाइब्रेरी जा रही है, तुम भी वहाँ जाओ। वो बोला, मैं पहली बार यूनिवर्सिटी आया हूँ, लाइब्रेरी कहाँ है? राबिया ने कहा, नाजा तुम जाओ, मैं अंधे की लाठी बनकर आ रही हूँ। पहले नाजा चली गई। राबिया राजा के साथ बातें करते हुए सुस्त रफ्तारी से चलते हुए लाइब्रेरी में आई। वहाँ कई तलबा और तालिबात बड़ी बड़ी मेजों के अतराफ एक दूसरे से दूर दूर बैठे हुए थे। कई जगह लड़कियां और लड़के दो हंसों के जोड़े की तरह किताबें सामने रखकर धीमी आवाज में राजो न्याज की बातें कर रहे थे। नाजा दूर एक गोशे में बैठी हुई थी। राजा नवाज उसके करीब एक कुर्सी पर बैठ गया। वो परेशान होकर बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो? वो बोला, तुम ही ने तो आने का कहा था। वो बोली, मैं लाइब्रेरी की बात नहीं कर रही हूँ, यूनिवर्सिटी क्यों आए हो? वो बोला, दाखिला लेने आया था और दाखिला मिल चुका है। वो हैरानी और बेयकीनी से बोली, तुम यहाँ पढ़ोगे और रोजाना आया करोगे? वो बोला, हाँ, रोज मुलाकात करने के लिए मैंने बड़े पापड़ बेले हैं। दाखिले के लिए सिफारशी लेटर लेने की खातिर छाछरो गया था। वहाँ तुम्हारे बाबा साईं से एक खत लिखवा कर लाया। उस खत के जरिए मेरे दाखिले के लिए इस्लामाबाद से सिफारिश आ गई। वो हैरानी से आंखें फाड़ फाड़ कर उसे देख रही थी। फिर बोली, तुम मेरे बाबा साईं से मिलने गए थे? वो बोला, हाँ, वो समझ रहे थे कि एक सिफारशी खत लिख रहे हैं, ये नहीं जानते थे कि मुझे अपनी बेटी से मिलने का इजाजतनामा लिख रहे हैं। अपनी अपनी समझ की बात होती है। नाजा झेंप कर दूसरी तरफ देखने लगी। राजा नवाज ने पूछा, सच बताओ, इन 2 हफ्तों में मुझे याद करती रही हो? वो बोली, फजूल बातें न करो। क्या बाबा साईं से मिलकर भी तुम्हारी समझ में ये बात नहीं आई कि हम कितने बड़े लोग हैं? दौलतमंद होने के अलावा हम इस्लामाबाद तक वसी जराए के मालिक हैं। राजा नवाज बोला, फिर तो तुम लोग मुझसे छोटे हो। मेरे ठोस और वसी जराए तो अल्लाह तक हैं। वो उसे घूर कर बोली, बातें न बनाओ, हम भी मुसलमान हैं, हमारे भी वही जराए हैं, लेकिन इस दुनिया में सरबुलंद रहने के लिए दौलत और सियासी कुव्वत हासिल करना लाजमी है। प्रैक्टिकल लाइफ को समझो। ऊंचे से ऊंचा स्टेटस हासिल करने के लिए सिर्फ रूहानी नहीं, मादी वसाइल भी लाजमी होते हैं। वो बोला, मजनू ने सहराई बनकर और रांझे ने जोगी बनकर आला मकाम यानी के सो कॉल्ड ऊंचा स्टेटस हासिल किया था और कयामत तक उन्हें ये आला मकाम हासिल रहेगा। वो बोली, लेकिन अंजाम कार वो बेमौत मारे गए थे। राजा नवाज बोला, मैं भी सर से कफन बांध कर आया हूँ। वो बोली, अच्छी तरह जीने और खूब एंजॉय करने के लिए जिंदगी एक ही बार मिलती है और मैं वक्त से पहले नहीं मरना चाहती। वो बोला, मैं तुम्हें मोहब्बत सिखाऊंगा तो तुम मरना सीख जाओगी। वो बोली, आखिर क्यों जिद कर रहे हो? खुदा के लिए मेरा पीछा छोड़ दो। राजा नवाज बोला, एक बात गिरह में बांध लो, मैं जीना छोड़ सकता हूँ, तुम्हें नहीं छोड़ सकता। आज तुम्हारी खातिर यहाँ तक आया हूँ, कल तुम्हारे साथ मौत के घाट उतर जाऊंगा। वो बोली, क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? अपने साथ मेरी मौत का सामान क्यों कर रहे हो? वो बोला, कोई जरूरी नहीं कि हमें मौत आए, हमारी मौत बनने वालों को मौत आ सकती है। राबिया लाइब्रेरी के बाहर चंद तालिबात के साथ बातें कर रही थी। उसने जमाल सौले को दूर से आते देखा। वो अपने साथियों के साथ आ रहा था जो दंगे फसाद के वक्त पेश पेश रहा करते थे। राबिया तेजी से चलते हुए लाइब्रेरी में आई और नाजा के करीब आकर बोली, तुम्हारे भाईजान आ रहे हैं। वो खौफ से उछल पड़ी। राजा नवाज ने कहा, भाईजान की यूनियन वालों में से किसी ने हमें यहाँ देखा होगा और उनसे कह दिया होगा तुम यहाँ से जाओ। वो बोला, किस लिए जाऊं? मैं यहाँ का स्टूडेंट हूँ, तुमसे राबिया से या किसी भी तालिबे इल्म से यहाँ बैठकर बातें कर सकता हूँ। वो बोली, मेरा शुमार आम लड़कियों में नहीं होता, यहाँ किसी की मजाल नहीं है कि कोई मेरे सामने खड़ा रहने की जुर्रत करे, जबकि तुम बड़ी देर से मेरे साथ बैठे हुए थे। वो बोला, अभी बैठा हुआ हूँ, अगर तुम्हें और तुम्हारे भाई को मेरे साथ बैठने पर एतराज होगा तो मैं तुम्हें जबरन यहाँ से उठा कर ले जाऊंगा। वो कुछ कहना चाहती थी, फिर भाई को देख कर चुप हो गई। वो अपने 3 साथियों के साथ लाइब्रेरी में दाखिल होकर तेजी से चलता हुआ उनके करीब आया। पहले उसने गुस्से से राजा नवाज को देखा, फिर बहन से पूछा, तुम इसके साथ कब से यहाँ बैठी हो? कौन है ये? वो बोली, ये न्यू एडमिशन है। वो गरज कर बोला, ये नया स्टूडेंट है, मगर तुम इसके साथ क्यों हो? वो बोली, वो भाईजान, हमारे बाबा साईं ने इसे यहाँ भेजा है। वो बोला, क्या? जमाल सौले ने राजा नवाज को चौंक कर देखा, फिर पूछा, क्या तुम्हारा नाम राजा नवाज है? वो बोला, हाँ, मैं राजा नवाज हूँ। तुम्हारे बाबा साईं की मेहरबानी से मुझे यहाँ दाखिला मिल गया है। उन्होंने कहा था कि वो मेरे बारे में तुम्हें फोन पर बता देंगे। जमाल बोला, हाँ, बाबा साईं ने फोन पर कहा था कि तुम मेरी स्टूडेंट्स यूनियन में फ्रंट लाइन के कारकुन बनकर रहोगे। राजा नवाज बोला, मैंने तुम्हारी यूनियन में रहने का वादा नहीं किया है। उन्होंने मेरी एक शर्त मानी है और मैंने उनकी एक शर्त मान ली है। जमाल सौले ने उसे नागवारी से देखते हुए कहा, बाबा साईं ने ये बात कैसे मान ली कि तुम
मेरी यूनियन में नहीं रहोगे। वो बोला, मैं सियासत से दूर रहता हूँ, मेरा ताल्लुक किसी भी सियासी पार्टी से नहीं है। मेरे और तुम्हारे बाबा साईं के दरमियान दूसरी शराइत तय पाई हैं। जमाल ने पूछा, वो शराइत क्या है? राजा नवाज बोला, उनकी शर्त ये है कि मैं यहाँ तुम्हारा और नाजा का बॉडीगार्ड बनकर रहूंगा। जमाल सौले खुश हो गया, उसका सीना एक शान बेनियाजी से तन गया। राजा नवाज ने कहा, और तुम्हारे बाबा साईं ने मेरी ये शर्त मान ली है कि मैं यूनिवर्सिटी में जिस लड़की से इश्क करूंगा उस पर उनको और उनके बेटे जमाल सौले यानी तुम्हें कोई ऐतराज नहीं होगा। नाजा का कलेजा धक से रह गया, दिल अचानक तूफानी रफ्तार से धड़कने लगा। वो घबरा कर उसे देखने लगी। जमाल सौले ने हिकारत से कहा, तुम एक नहीं 10 लड़कियों से इश्क करो, हम बाप बेटे को कोई ऐतराज नहीं होगा। राजा नवाज बोला, मुझे यकीन था कि तुम ऐतराज नहीं करोगे। फिर उसने नाजा से कहा, तुम खामखा डर रही थी, तुम्हारे भाईजान को कोई ऐतराज नहीं है, आओ हम कैंटीन में चलें। जमाल सौले चीखा, शट अप सन ऑफ अ जलील कमीने। वो हमला करने के लिए लपका। राजा ने बड़ी फुर्ती से एक कुर्सी सामने कर दी। वो कुर्सी से टकरा कर जमीन पर गिर पड़ा। उसके साथी भी हमला करने के लिए आगे बढ़े। उसने एक के मुंह पर घूंसा रसीद किया, दूसरे की ठोड़ी के नीचे कराटे का हाथ रसीद किया। तीसरा साथी बुजदिल था, पीछे हटकर जरा दूर चला गया। बुजदिल तो सभी थे, वो हॉकियों, डंडों और हथियारों के बलबूते पर ताकत की धौंस जमाते थे। वो दोनों मार खाकर दूर जाते हुए बोले, हम अभी हॉकियां लेकर आते हैं। लाइब्रेरी के दरवाजे पर दूसरी पार्टी के स्टूडेंट्स खड़े हुए थे। उनके लीडर ने कहा, ये तुम्हारी दलेरी है, एक जवान को मारने के लिए हॉकियां लेने जा रहे हो। यहाँ चुपचाप खड़े रहो और अपने लीडर जमाल सौले को उससे निमटने दो। जमाल सौले कुर्सी समेत फर्श पर गिरने के बाद उठ रहा था। राजा ने उसके मुंह पर जूते से ठोकर मार दी। वो उछलकर फर्श पर दोबारा गिर पड़ा। वो तीसरी बार भी न उठ सका। राजा ने फिर उसे एक के बाद दीगरे 2 ठोकरें मारी। नाजा चीखती हुई उनके दरमियान आ गई। अपने नाजुक हाथ से राजा नवाज को मारते हुए बोली, छोड़ो मेरे भाई को, तुम गुंडे हो, बदमाश हो, मैं तुमसे नफरत करती हूँ, आई हेट यू। वो उसके दोनों हाथों को पकड़ कर बोला, भाई की हिमायत में मुझसे नफरत करना चाहती हो, ये नहीं देखती तुम्हारे बाप ने जो शर्त मान ली है ये उसकी मुखालिफत कर रहा है। उसने अभी वादा किया था कि मेरी मोहब्बत पर ऐतराज नहीं करेगा, क्या तुमने सुना नहीं था? वो बातों में उलझ गया था। जमाल सौले को फर्श पर से उठने और लिबास के अंदर से टीटी निकालने का मौका मिल गया। वो गरज कर बोला, नाजा सामने से हट जाओ, मैं इसे गोली मार दूंगा। राजा नवाज ने नाजा को जकड़कर अपने सामने ढाल बना लिया। फिर कहा, तुम बाप बेटे ने समझा कि मैं किसी दूसरी लड़की से मोहब्बत करता हूँ, इसलिए बखुशी मेरी शर्त मान ली। तुम्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि जिससे भी मैं इश्क करूंगा वो किसी की बहन और बेटी होगी। तो फिर मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ वो तुम्हारी बहन क्यों नहीं हो सकती? हो सकती है और है। ये नाजा मेरी मोहब्बत है, मेरी जिंदगी है। ये आज पूरी यूनिवर्सिटी को मालूम होगा, कल सारी दुनिया में चर्चा होगा। मेरी मोहब्बत इतनी सच्ची और गजबनाक है कि मैं तुम बाप बेटे के लहू से नहाकर इसे अपनी दुल्हन बनाऊंगा। फिर उसने जमाल सौले के पीछे देखते हुए कहा, ए खबरदार, जमाल पर हमला न करना। जमाल सौले ने बेइख्तियार सर घुमाकर पीछे देखा। राजा ने नाजा को एक तरफ धक्का देकर टीटी वाले हाथ पर एक जोरदार लात मारी। वो हथियार हाथ से छूटकर फजा में उछलकर मेज पर आ गया। राजा ने दूसरी लात जमाल सौले को मारी। वो पीछे की तरफ 2-3 कुर्सियों से टकराता हुआ फर्श पर पहुंच गया। उसने टीटी को मेज पर से उठाकर उसके चैम्बर से तमाम गोलियां निकाली। फिर खाली टीटी को उसके पास फर्श पर फेंक कर कहा, ये लो अपना खोखला हथियार और अब अपनी ताकत दिखाओ। यहाँ तमाशा देखने वालों को ये तो मालूम हो कि तुम लोग हथियारों के बगैर कुछ नहीं हो। यहाँ खड़ी हुई तालिबात में से कोई भी तुम पर थूकेगी तो तुम इस कमजोर लड़की का भी कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे। जमाल सौले के सर पर चोट आई थी, खून बह रहा था। वो फर्श पर से उठ सकता था मगर शर्मिंदगी के बायस जरा देर से उठना चाहता था। नाजा रोते हुए भाई के पास आई। अपने दुपट्टे से उसकी पेशानी का लहू पूंछते हुए राजा से बोली, तुमने मेरे भाई पर हाथ उठाया है। मैं तुम्हारे जैसे गुंडे और बदमाश से नफरत करती हूँ। याद रखो, बाबा साईं को मालूम होगा तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो बोला, तुमने भाई का तमाशा देखा है, एक दिन बाप को भी लहू लुहान देखोगी। मैं कह चुका हूँ, उनके खून से नहाकर तुम्हें अपनी दुल्हन बनाऊंगा। लाइब्रेरी के वसीओ अरीज हॉल में तलबा और तालिबात की और इंतजामिया से ताल्लुक रखने वालों की भीड़ लगी हुई थी। वो उनके दरमियान से गुजर कर जाने लगा तो तमाम तलबा और तालिबात तालियां बजाने लगे। चंद प्रोफेसर भी आ गए थे। राजा ने कहा, सर, मैंने आपसे कहा था कि मेरा ताल्लुक किसी सियासी पार्टी से नहीं है और यूनिवर्सिटी में कभी हथियार नहीं उठाऊंगा। आप देख लें, मैं खाली हाथ आया था और खाली हाथ जा रहा हूँ। वो दोनों हाथ उठाता हुआ वहां से चला गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए।
कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।